ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन पीसीबी का जो मामला है वो इस वक्त ज़ेरे बहस है। कुछ रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 अलग-अलग 1-on-1 मुलाकात की थी मौजूदा चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी साहब से और साबिक कप्तान रमीज़ राजा साहब से। उसके बाद कुछ तो ख़बरें ये आ रही थी कि रमीज़ राजा अगले चेयरमैन पीसीबी होंगे, लेकिन हिदायत जो आई थी वो एहसान मानी साहब को आई थी कि वो अपने ओहदे पर काम जारी रखें। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये मामला सामने आया कि एहसान मानी साहब ने खुद ही इस ओहदे पर काम करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2 नाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सजेस्ट किए थे, जिनमें असद अली साहब का नाम है और रमीज़ राजा साहब का नाम है। लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि रमीज़ राजा जो है वो इस ओहदे के लिए सूटेबल करार दिए जा रहे हैं। अगले 15 रोज़ में इलेक्शन होंगे, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं इरफान ज़हीर। इरफान, थैंक यू सो मच। शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। चांसेस तो रमीज़ राजा साहब के हैं चेयरमैन पीसीबी के बनने पर, लेकिन ये फरमाइएगा, अगर रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए किस कदर ये बेनिफिशियल साबित होगा, इम्पैक्ट क्या आएगा उनके चेयरमैन पीसीबी? सबसे पहले तो जिस तरह हमने लास्ट शो में बात की थी कि एहसान मानी को उन्होंने कहा था कि आप एक कंटिन्यू करें और अपने जो रिमेनिंग ड्यूटीज़ हैं उसे फुलफ़िल करें, और शायद यही कहा जा रहा था कि इनको एज ए डिप्टी चेयरमैन के तौर पे या बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बना के कंटिन्यू कराएंगे और फिर लेटर ऑन ये ज्वाइन करेंगे। बट उनकी रिजर्वेशन हेल्थ के लिहाज से पहले भी उन्होंने कहा, और दूसरा मेरे राय के मुताबिक ये भी है कि उनको बुरा भी लगा कि पहले ही मीडिया में रमीज़ राजा से मीटिंग और नाम आना रमीज़ राजा का, शायद वो भी उनको नागवार गुजरा और उन्होंने इसी रीज़न की वजह से शायद अपने कंटिन्यू नहीं किया, एक्सटेंशन नहीं ली उन्होंने और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जहाँ तक अब 2 नाम है मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो ज़राए यही कह रहे हैं कि पीएम हाउस से कॉल भी चली गई और उन्होंने तस्दीक भी कर दी रमीज़ राजा ने। होता ट्रेडिशन यही रही है, प्रोसीजर तो आप बता रही हैं ऐसे ही है कि वो नाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जाते हैं और फिर वो इलेक्शन होते हैं और उसके बाद नॉमिनेट होता है। बट ट्रेडिशन समहाउ इसी तरह रही है कि पैटर्न चीफ पीएम जिसका नाम नॉमिनेट कर दिया जाता है वो बाकी भी मेंबरान उसी को फॉलो करते हैं। है तो डेमोक्रेसी, लेकिन समहाउ दूसरा मेथड भी इसमें चलता है। तो तस्दीक वो खुद भी कर चुके हैं रमीज़ राजा कल इस बात के कि मुझे कॉल आ चुकी और मैं ही हूँगा। और सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसको कैसे देखते हैं, इस पर काफ़ी डिस्कशन की जा सकती है। इनका स्टांस जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है रमीज़ राजा का। उसमें 3-4 नामों के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ के अगेंस्ट इनकी स्टेटमेंट्स जो आती रही और हफीज़ की इनके अगेंस्ट आती रही, वो टीम का पार्ट है। जितने भी लोग जरा थोड़ी सी एज से ज़्यादा हो जाते हैं उनके बारे में रमीज़ राजा का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, सॉफ्ट का ये यंगस्टर को प्रमोट करते हैं। आप मिसबाहुल हक का भी नाम ले रहे थे। मिसबाहुल हक के जी बिल्कुल, उनके काफ़ी परेशान कुन बात है कि ये उनके जो नाक़दीन में शामिल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके साथ इन पे काफ़ी क्रिटिक्स के तौर पे इन पे बात करते रहते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे भी इन पे हमने देखा कि बहुत इन पे बात करते हैं कि इनका जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है कोचिंग का, वो ठीक नहीं है। फिर इसी तरह मोहम्मद यूसुफ जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर बैटिंग कोच हैं, उनका इनके साथ बड़ा ज़्यादा एक पुरानी टसल चलती आ रही है। साम हाउस क्लैन मुश्ताक का भी हमने कई चीज़ों पर देखा। तो इनके कुछ लोगों के साथ जब किसी चीज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो प्रलॉन्ग करता है, वो फिर एक डिस्कशन या आर्गुमेंट्स खत्म नहीं होते। तो मेरा ख्याल है ये जो बोर्ड के अंदर 4-5 लोग हैं और वर्ल्ड कप बड़ी, जैसे आपने जिक्र किया इन खिलाड़ियों का, हमने भी देखा कि ट्वीट के जरिए जिस तरह एक दूसरे को वो तनकीद की जाती थी। इसमें जो नाम आपने गिनवाए, एक तो तलवार जो है इनके ऊपर लटक रही है, लेकिन साथ साथ ये बताइएगा कि पीसीबी के और कितने कितने और कौन से ओहदे वाले रखने वाले लोग हैं जिनके हालात इस वक्त, मतलब सूरत हाल जो है वो नाजुक हो गई है। भैया देखिए, मेरा करना होगा आगे, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं? बिल्कुल, सबसे बड़ा नाम तो वसीम खान का आता है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि एहसान मानी ने 90% अपनी अथॉरिटी डेलीकेट की हुई थी वसीम खान को और वो एज ए सीईओ सारी चीजें वही लुक आफ्टर कर रहे थे। और शायद यही चीज उनकी जाने की भी रीजन बनी, जो खान साहब को भी बुरी लगी कि आप चेयरमैन थे, यू वर द फाइनल अथॉरिटी, आपको चीजें देखनी पड़ती चाहिए थी। अब वो वसीम खान देख रहे थे और इसी वजह से, लेकिन अब वो क्योंकि रमीज़ राजा इज नोइंग ऑल द फैक्ट कि मुझे खुद से फ्रंट फुट पे आना है, अगर मैं भी बैक फुट पे खेलूंगा तो फिर मैं भी कहीं नजर नहीं आऊंगा। तो वो इस चीज को समझते हैं, काफी श्रूड, काफी वो समझदार कहना चाहिए इस मामले के अंदर, कि वो समझते हैं सारी इन। जो आपकी बात से मुझे अंदाजा हो रहा है, 4-5 लोगों के लिए खतरे की घंटी बज रही है, जिसमें वसीम खान है, जिसमें कोच हैं हमारे मिसबाहुल हक, जिसमें मोहम्मद हफीज़ हैं, जिसमें शुएब मलिक हैं। इनके बारे में ख़तरे की घंटी है। बिल्कुल ऐसे बहुत से यानी सर्कल कह रहे थे
कि मोहम्मद हफीज़ को, शुएब मलिक को टीम में होना चाहिए जी। 2020, तो मोस्ट प्रोबेबली रमीज़ आएंगे। तो देखिए, ये मेरा अपना मानना ये है कि ये तो देखना पड़ेगा वहाँ के करते क्या है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, ऑलमोस्ट 2 मंथ रह गए वर्ल्ड कप के अंदर, और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा इवेंट है दुनिया का। तो मेरा ख्याल है कोचिंग को छेड़ना, या इवन मैं खुद मिसबाह उल हक की कोचिंग के अगेंस्ट हूँ कि वो काम नहीं, लेकिन इतनी जल्दी टाइम के अंदर अगर आप कोचिंग को चेंज कर देते, कोचेस को, या आप प्लेयर्स को चेंज करते, तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं आती। ना कोई प्लेयर इतनी जल्दी आके अपनी जगह को एड ऑन कर सकता है, ना कोई कोच आके पूरी टीम को प्रिपेयर कर सकता है। तो मेरा ख्याल है वो भी समझदार है, रमीज राजा भी, और समझते हैं इस चीज़ को, शायद वो इतनी जल्दी सारे डिसीजन लें। और अभी तो सबसे बड़ा इससे मेरे नज़र में उनको जो काम करने की ज़रूरत है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम होने का ज़रूरत है। अभी तो उनको कई चीज़ें समझ ही नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आप जब आएंगे आपका पूरा एक सिस्टम नया रिवैम्प हो चुका है, आपने उसको देखना, उसमें चेंजिंग कोई करनी रिक्वायर्ड है, वो देखनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि पहले उस पर काम करें। और फिर माजी में हमने देखा कि जब कमेंट्री की बात आ रही थी, जब इनको पीसीबी में ओहदा दिया जा रहा था, तब भी इन्होंने इनकार किया था कि भाई कमेंट्री जो है मैं करूंगा क्रिकेट की। तो अब यूट्यूब चैनल भी आ गया है, तो ये दो चीजें क्या इजाजत मिल जाए, या टाइम इतना मिल पाएगा इनको कि वो दोनों कंटिन्यू कर सकें? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे पीसीबी की पॉलिसीज का मालूम है, वो शायद यूट्यूब चैनल को अलाउ ना करें, क्योंकि आप नेशनल ड्यूटी पे हैं और गवर्नमेंट के आप समहाउ एम्प्लॉई हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है इनको होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आपका तौर के ऊपर एक वैसे भी पैसे इतने ज्यादा मिलने जा रहे हैं, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। 40 to 50 लाख 40 to 50 with लाख so plus many facilities, इंटरनेशनल ट्रैवल प्लस और आप नौकर देखें चाकर ना, गाड़ियां। सबसे बड़ा आप ऑनर देखें, ऑनर कितना बड़ा प्रेस्टीज ऑनर वाली बहुत चीज बड़ा है कि आप पाकिस्तान के चेयरमैन है। तो ये छोटी मोटी यूट्यूब या इन चीजों को तो मेरा ख्याल है आप बिल्कुल किसी तरह कंसिडर ही किसी नहीं करना को चाहिए, खाते में ही नहीं लाना वैसे चाहिए। ये- हरमीत से कोई सवाल ले लें मेरे ख्याल में। हाँ, हरमीत जी बताइए। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें डोमेस्टिक लेवल पे, जो नॉर्मल होता था, हमारे जितने क्रिकेटर थे उनका ध्यान, या पीसीबी के चेयरमैन जितने आते थे, तो लोकल सतह पे क्रिकेट को ज़्यादा फ़रोग दिया जाता था। अब वो चीज़ें थोड़ी सी थम गई हैं। क्या लगता है, रमीज़ राजा ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नज़र आते हैं, तो क्या दोबारा उठाएंगे लोकल गेम्स, दोबारा क्रिकेट को लोकल सतह पे? अब बिल्कुल मेरा ख्याल है कॉलेजेस एंड देन जी करना तो चाहिए, और मेरा ख्याल है करेंगे भी, लेकिन अभी सिस्टम पूरा रिवैम्प हो चुका है। आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, आपकी रीजनल क्रिकेट आ चुकी है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है जो पीएम साहब के साथ मीटिंग हुई है, ये पीएम साहब के विजन को ही लेके चलेंगे, अपनी शायद ज्यादा ये छेड़खानी ना करें, क्योंकि करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर वो चीजें इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ऑब्वियसली गाइडलाइन पीछे से ही होगी, और वो फिर उस जो थिंक टैंक पूरा बैठेगा इनके साथ, मिलके उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा चेंजिंग की तरफ जाएंगे, जो पास में ये बोलते रहे हैं, नए स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे ये। मेरा ख्याल में शुरू में तो शायद ये हो कि पीएम के स्ट्रक्चर को लेके चलें ये, लेकिन उसके बाद जो रमीज़ राजा को हम लोग जानते हैं, इन्होंने अपनी करनी ज़रूर है, मतलब वो छेड़ेंगे ज़रूर, स्ट्रक्चर को तब्दील करेंगे। लेकिन जहाँ तक डोमेस्टिक क्रिकेट का मामला है, ये जो रीजनल क्रिकेट है, ये तो पीएम का विजन था। इस बारे में आप सही कहते हैं कि वो जो इदारों की इदारा जाती वो कारकर्दगी थी, उसे ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, नॉट वेरी। हाँ, मतलब वो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो पीएम का बड़ा, जैसे ही वो आए उन्होंने साथ ही चेंज कर दिया। और जैसे आपको पता है कि पीएम साहब जब कैप्टन भी थे, बड़े अथॉरिटेटिव कैप्टन थे, बहुत ज्यादा वो बोला करते थे। और ये भी लोग सारे जितने भी प्लेयर, रमीज, वसीम, वकार, जो उनके साथ खेले हैं, ये उनको फॉलो करते हैं, ये उनसे किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिस्कशन में ऐसा जाते नहीं है। और इवन आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले अजहर अली ने, मिसबाह ने और मोहम्मद हफीज़ ने कोशिश भी की उनको गाइड करने के, समझाने के लिए, तो बात की तो वो भी उनको नागवार गुजरी। तो मेरा ख्याल है कि रमीज राजा इसी प्रिंसिपल, जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है पीएम साहब का, उसी को कंटिन्यू करेंगे, चले इसी पे करें। लेकिन इरफान साहब, अगर हम एक और चीज़ देखें, रमीज राजा के बारे में, वो काफ़ी बैन-अक़वामी सतह पर वो काफ़ी उनके ताल्लुकात भी, अच्छे ताल्लुकात उन्हें रखे भी हैं। खासकर अगर भारत की हम बात करें तो उनके साथ भी उनके एक अच्छे ताल्लुकात है, क्योंकि इस वक्त अगर भारत की बात हम करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे उनके एक भारी वो हावी है। तो क्या लगता है कि दोबारा क्रिकेट की बहाली में रमीज राजा साहब जो है इंडिया और पाकिस्तान लास्ट मिनट है, बहुत मुख्तसर वक्त है, छोटा सा रमीज राजा जी, रमीज राजा और शुएब अख्तर इन 2-3 लोगों में हैं जिनका भारत में ब्रॉडकास्टर के साथ बहुत काम किया है, और इनकी दोस्ती और उनके जितने भी हेल्म अफेयर के लोग हैं उनके साथ काफ़ी उठना बैठना है। तो मेरा ख्याल है जो इतना ज़्यादा गैप आ चुका है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के अंदर, मेरा ख्याल है ये ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं, ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। शुक्रिया, इरफान जहीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।